हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा जो है ये बॉटनी का टॉपिक है, हम इसको साइंस में कंसीडर कर रहे हैं। तो जूलॉजी के साथ साथ हम कुछ चैप्टर बॉटनी के भी स्टार्ट किए हैं अभी। ये एक नई सीरीज है जिसमें हम आपको बॉटनी भी करवाएंगे। तो उसका पहला टॉपिक है आपका माइकोप्लाज्मा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है, इंफॉर्मेटिव होता है। और जो नीट के एस्पिरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसमें इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो जनरल स्टडीज़ के होते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं माइकोप्लाज्मा की। छोटा सा टॉपिक होता है जो इसके अंदर, लेकिन बात यह है कि इसमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो इसको अलग करती हैं। जो माइकोप्लाज्मा होता है वो बैक्टीरिया ग्रुप्स में कंसिडर किया जाता है। बहुत स्मॉलेस्ट सा बैक्टीरिया होता है, लेकिन हम बैक्टीरिया को अलग से पढ़ते हैं और माइकोप्लाज्मा को अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि ये कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया से इसको अलग करती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी माइकोप्लाज्मा। व्हाट इज़ माइकोप्लाज्मा? जर्नल सी बात है, जो माइकोप्लाज्मा होता क्या है। माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट सा बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग की प्रॉपर्टी होती है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, अगर आप ये बोलें तो भी गलत नहीं होगा, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया होता है। Mycoplasma pneumoniae. It was the first clearly documented mycoplasma pathogenic for humans. माइकोप्लाज्मा की जो न्यूमोनाई स्पीसीज होती है वो न्यूमोनिया कोज करती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, और सबसे पहले यही माइकोप्लाज्मा है जो वो डॉक्यूमेंटेड किया गया था। उसको हम ये बोलते हैं कि स्टडी किया गया था कि न्यूमोनिया किससे कॉज हो रहा है। तो माइकोप्लाज्मा जो स्पीसीज होती है वो सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो कई बार ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया में भी पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा कौन सा है, तो ये हमारा माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई होता है, और फर्स्टली डॉक्यूमेंटेड बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा भी इसको कंसीडर किया जाता है। तो हम बात करते हैं आगे माइकोप्लाज्मा में और क्या क्या होता है। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री जो होती है उसमें जो साइंटिस्ट है नोकार्ड और रॉक्स, माइकोप्लाज्मा की जब भी बात आएगी तो नोकार्ड और रॉक्स की सबसे ज़्यादा बात आएगी, क्योंकि इन्होंने ही जो न्यूमोनिया होता है, बोविन प्लियोनिमोनिया, उसकी इसको खोजा था, और इसी को इन्होंने सबसे ज़्यादा जो स्टडी की गई थी वो नोकार्ड और रॉक्स के द्वारा की गई थी। इसके ऊपर इसको माइकोफंगस भी बोला जाता है, और इसके अंदर प्लाज्मा प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? जैसे हम प्लास्टिक को की बात करते हैं तो प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं, जो अलग अलग शेप दे सकते हैं, उसको चेंज किया जा सकता है। तो ऐसे ही माइकोप्लाज्मा के अंदर भी प्लास्टिसिटी होती है कि वो अपनी जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं उसको चेंज करके अपनी शेप को चेंज कर सकता है। तो इन सब की स्टडी जो है वो नोकार्ड और रॉक्स ने की थी। तो जब भी माइकोप्लाज्मा में नोकार्ड और रॉक्स की बात आती है तो वो सबसे ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्कआउट किया था। और मॉनरॉय एटन ने क्या किया था कि जो हमारा माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई है, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूमोनिया कोज करता है, उसके अंदर पैथोजेनिक है, मतलब कि वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस बात को जो मोनेरे एटन है इनने इस बात को प्रूव किया था कि उनके अंदर पैथोजेनिसिटी प्रेजेंट है और वो इस तरीके से काम कर रही है। तो ये सब बातें हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी। तो बहुत बार ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है कि माइकोप्लाज्मा से इनके अंदर जो प्लियोमॉर्फिज्म है या फिर जो ये इसकी प्लाज्मा प्लास्टिसिटी है वो किसने इसके ऊपर वर्कआउट किया था या फिर किसने इसको हाईलाइट किया था। तो इस बात में अगर आप बात करते हैं तो नोकार्ड और रॉक्स का नाम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि डिस्कवरी और हिस्ट्री है जो इन सब के बारे में कि कैसे हुई थी। 1896 के अंदर जो हमने अभी बताया कि आपको नोकार्ड और रॉक्स ने इसको रिपोर्ट किया था कि एक पॉजिटिव एजेंट है जिसको हम CBPV बोलते हैं, कंटाजियस बोवियन प्लियोनिमोनिया, विच वॉज एट द टाइम ए ग्रेव एंड वाइड स्प्रेड डिजीज इन द कैटल हर्ड्स। ये कैटल्स के अंदर इन्होंने खोजा था पहले, और जो न्यूमोनाई है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर है। तो ये कैटल्स को भी अफेक्ट करते हैं, पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं, और ह्यूमन बींग्स को भी करते हैं। तो जो कंटाजियस बोवियन प्लियोनिमोनिया है ये किसके अंदर है? कैटल्स के अंदर है। और माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई जो है वो हमारी ह्यूमन बींग्स के अंदर है। तो जब वर्क ऑफ नोकार्ड एंड रॉक्स रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ द माइकोप्लाज्मा स्पीसीज। तो फर्स्ट टाइम जिन्होंने आइसोलेट किया था वो है नोकार्ड और रॉक्स। तो ये इसकी क्या है?
हिस्ट्री है और नोकार्ड और रॉक्स को इसीलिए सबसे ज़्यादा इसके अंदर इसके नाम के साथ जोड़ा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्टडीज़ और फर्स्ट टाइम स्टडीज जो होती है उन साइंटिस्ट को बहुत बार पूछा जाता है, वो इसके लिए क्या हो जाते हैं कि उनका पेटेंसी आ जाती है कि सबसे ज़्यादा वर्कआउट उन्होंने इसके ऊपर किया था। तो हम बात करते हैं कि जो टर्म है माइकोप्लाज्मा के अंदर वो कैसे आई थी। जो टर्म दी गई है माइकोप्लाज्मा को, ये दी गई थी फंगस। माइको वर्ड जो यूज होता है वो फंगस से रिलेटेड होता है, माइसिटीज, और ये दिया गया था। प्लाज्मा वर्ड है जो वो प्लाज्मा ही होता है, जो हमारी सेल्स के अंदर होता है, जो लिक्विड मटेरियल होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। विच वॉज फर्स्ट यूज बाय द अल्बर्ट बेहर्ड फ्रैंक, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ फ्रैंक की बात भी बोल सकते हो। 1889 के अंदर इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। कैसे डिस्क्राइब किया था? डिस्क्राइब एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ प्लांट सेल साइटोप्लाज्मा रिजल्टिंग फ्रॉम द इनफिल्ट्रेशन बाय फंगस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उन्होंने प्लांट के ऊपर स्टडी किया था और प्लांट के साइटोप्लाज्मा में उन्होंने एक फंगस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिया। जैसे फंगस होती है, फंगस के अंदर माइसिटीज होती हैं, उसके अंदर जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होती है उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है माइकोप्लाज्मा का। तो जो टर्म दी थी फ्रैंक ने। फर्स्ट टाइम स्टडी किया था उसको नोकार्ड एंड रॉक्स ने उसको कैटल हर्ड्स के अंदर उनको आइसोलेट किया था, वहां पर उसको इनफिल्ट्रेट किया था। अगर हम बात करते हैं अब आगे, जूलियन नोवाक लेटर प्रपोज्ड द नेम माइकोप्लाज्मा फॉर सर्टेन फिलामेंटस माइक्रोऑर्गेनिज्म इमेज टू हैव द बोथ सेलुलर एंड द एसेलुलर स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इन्होंने अब नोवाक जो हैं, इन्होंने पहले जो टर्म दी थी दैट वाज गिवन बाय द फ्रैंक, अब स्पेसिफिक नाम जो दिया गया है माइकोप्लाज्मा वो दिया है नोवाक ने। क्यों दिया है? क्योंकि उसके अंदर दोनों तरीके का लाइफ साइकिल प्रेजेंट है। सेलुलर लाइफ साइकिल भी शो होता है और ए सेलुलर स्टेजेस भी उसके अंदर शो करती हैं। किसकी? माइकोप्लाज्मा है जो उसके अंदर जो हमारी फंगस है उसके जैसी फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम फंजाई बोलते हैं, फिर फंगाई भी बोलते हैं। बहुत से लोग इसको फंगाई प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसको फंजाई प्रोनाउंस करते हैं। तो उसके अंदर इस तरीके से दिखाई देता है, इसलिए उसको नोवाक ने माइकोप्लाज्मा जिसको नेमिंग है जो वो की थी। माइको वर्ड्स जो होता है वो फंगस से रिलेटेड होता है। लेटर द नेम ऑफ दिस माइकोप्लाज्मा वाज प्लूरोनिमोनिक लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म्स में बोलते हैं पीपीएलओ। बहुत जगह पीपीएलओ भी लिखा होता है, माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। क्यों? उसकी अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होती है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, broadly referring to organisms similar in the colonial morphology and filtrability to the causative agents of the contagious bovine pleuropneumonia. At present, these organisms are classified as the molecules and the Mycoplasma solely refer as the genus. हम बात करते हैं हम इसके अंदर पीपीएलओ की। पीपीएलओ क्या दिखा गया है इसके अंदर? अगर हम पीपीएलओ की फुल फॉर्म देखते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स या प्लियोमॉर्फिक भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया एंड प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का वर्ड मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारा मॉर्फोलॉजीज होती हैं। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो सभी को पता, आप सबको पता होता है मॉर्फोलॉजी क्या होती है। जिन स्ट्रक्चर्स को हम बाहर से देख पाते हैं, अगर जिसको देख के पता चलता है कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई प्लांट है कि लंबा है, छोटा है, पतला है, नाटा है, जैसा भी है, अगर उसको देख के पता चल रहा है कि ये इस तरीके की स्ट्रक्चर्स हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे हम बाहर के स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये लंबा है, ये मॉर्फोलॉजी है, ये मोटा है, ये नाटा है, तो वो देख के स्क्वायर शेप है, ये शेप है। तो इसके अंदर क्या होता है? प्लियोमॉर्फिक या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक तो निमोनिया कॉज करते हैं, उसमें प्लियो होता है मोर देन वन, सबसे ज्यादा निमोनिया कॉज करते हैं, इसलिए इसको पीपीएलओ। प्लियोमॉर्फिक क्या होता है कि एक से ज्यादा इसके अंदर मॉर्फोलॉजी दिखाई देती है। स्ट्रक्चर्स जो अगर देखते हैं हम बाहर से तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर ये चेंज हो जाता है, जिसको हमने पहले प्लास्टिसिटी भी बोला था। प्लाज्मा प्लास्टिसिटी पहले अगर हम स्लाइड्स की बात करते हैं, जो हम पीछे की स्लाइड्स देखी थी हमने, तो उसके अंदर ये देखो नोकार्ड एंड रॉक्स ने इसको क्या बोला था? यहाँ पर प्लाज्मा प्लास्टिसिटी, यहाँ पर अगर हम प्लाज्मा प्लास्टिसिटी की शेप जो होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिक भी बोलते हैं, जो पहले नोकार्ड एंड रॉक्स ने भी इसको डिफाइन किया था। इस तरीके से इसके अंदर ये चीजें यूज की जाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं वहां पर तो इसीलिए इसको पीपीएलओ प्रोनाउंस किया जाता है या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको पीपीएलओ बोला जाता है। और कंटाजियस बोवियन प्लियोमॉर्फ निमोनिया, जो ये कैटल्स के अंदर
निमोनिया या फिर माइकोप्लाज्मा आइसोलेट किया गया तो वो बोवियन का था, तो उसको प्लूरोनिमोनिया बोलते हैं। तो इसको एक अलग स्पीसीज है जो कंटाजियस बोवियन प्लूरोनिमोनिया। तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या प्लियोमॉर्फिक लाइक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये फुल फॉर्म होती है PPLO की। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? माइकोप्लाज्मा के लिए। ये सारी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ये इसको अलग बताती हैं कि ऐसी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो बैक्टीरिया के अंदर दिखाई नहीं देती, इसीलिए माइकोप्लाज्मा को बैक्टीरिया से अलग स्टडी किया जाता है। और इसकी जर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं माइकोप्लाज्मा के अंदर, तो वो सब जो इसको अलग बताती हैं, इंपॉर्टेंट या फिर जो पिक्यूलियर जिसको हम बोलते हैं, जो सिर्फ इसी के अंदर दिखाई देंगी, और बैक्टीरियाज या फिर जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके अंदर वो चीज़ें कम दिखाई देंगी। ये सभी जो चीज़ें होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये माइकोप्लाज्मा में दिखाई देती हैं। फर्स्ट क्या है कि इसके अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है। ये सबसे ज़्यादा जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी माइकोप्लाज्मा की, कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, क्योंकि फंगस के अंदर तो होती है, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं प्रेजेंट होती। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, ये आउटर बाउंड्री जो होती है इसकी सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, जो अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो ये अपनी शेप क्या है बार बार चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से इसको प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं या प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज करना ही प्लियोमॉर्फिक होता है। लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस स्पेसिफिक न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वो सभी ऑर्गेनेलीज भी सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। जेनेटिक मटेरियल होता है जो वो सिंगल DNA होता है, डुप्लेक्स फॉर्म में होता है, नेकेड होता है, उसके ऊपर कोई भी हिस्टोनिक प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिंगल डुप्लेक्स DNA प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स 70S टाइप के होते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स क्या है, प्रोकैरियोटिक्स हैं, और प्रोकैरियोटिक्स में सभी को पता है कि राइबोसोम्स 70S के होते हैं। पोजेसिस ऑफ रेप्लिकेटिंग डिस्क एट द वन एंड विच असिस्ट रेप्लिकेशंस प्रोसेस एंड आल्सो द सेपरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसके पास एक रेप्लिकेटिंग डिस्क प्रेजेंट होती है इसके एक एंड के ऊपर, जिसके साथ ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, जैसे कि, और एक दूसरे ऑर्गेनिज्म, एक सेल हैं क्या अपने आप में अलग हो जाती हैं, जिससे एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं और सेल्फ रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है। जो न्यूट्रिशन टाइप है वो हेट्रोमॉर्फिक है, और उससे के अलावा क्या है, सेप्रोफाइट्स हैं जो डेड्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं, या फिर अपना फूड है जो उसके लिए वो डेड्स के जो प्लांट है या फिर एनिमल्स हैं उनके ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं। सम लिव एज द सेप्रोफाइट्स बट द मेजोरिटी जो होती है वो पैरासिटिक ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि जो जैसे हमने अगर बात स्टडी की है या अभी जो पढ़ा है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर न्यूमोनिया कोज कर रहे हैं, एनिमल्स के अंदर निमोनिया कोज करे और प्लांट्स के अंदर ब्रिंजल रूट्स की डिजीज है, वो सब जो डिजीज हैं वो कॉज करते हैं, तो उसमें क्या कब कर सकते हैं वो, क्योंकि वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड गेन करते हैं और उसको डिजीज कॉज करते रहते हैं। तो ये हेट्रोमॉर्फिक न्यूट्रिशन है। और कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके कुछ स्पीसीज होते हैं, वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। The parasitic nature is due to the inability of mycoplasma bacteria to synthesize the required growth factors. क्यों करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा के बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है उसके पास ग्रोथ फैक्टर्स नहीं होते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि ग्रोथ करेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा, और वो उसके पास फैक्टर्स है नहीं, तो उसके लिए क्या करता है वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन गेन करता है। तो ये सभी क्या है इसके अंदर जो इसकी स्पेसिफिक फीचर्स हैं। अगर इसमें इससे पूछा जाए कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होती हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ऐसा ऑर्गेनिज्म कौन सा है, या फिर स्पेसिफिक पूछा जाता है, और प्लियोमॉर्फिज्म शो करते हैं, 70S टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, 70S टाइप ऑफ इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल DNA डुप्लेक्स प्रेजेंट होता है, सेप्रोफाइट और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये सभी क्या है इसकी मेन, जो इसकी अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इससे आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या इसके अंदर स्टडी किया है। तो ये इसकी जर्नल स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम बात करते हैं तो हमने अभी क्या कहा था कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, बाहर कोई भी सेल वॉल नहीं है, ये सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
जो हमारी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। जो डीएनए है वो सिंगल नेकेड है, सिंगल डुप्लेक्स है, कोई इसके अंदर प्रेजेंट है जो भी डीएनए है उसके ऊपर कोई भी हिस्टोनिक प्रोटीन्स नहीं है, न्यूक्लियस जैसी कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। जो आरएनएज हैं वो सोल्यूबल है, 70 टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो भी सोल्यूबल है। मेम्ब्रेन जो एज यूजुअली लिपोप्रोटीन्स की प्रेजेंट होती है वही माइकोप्लाज्मा में भी है। तो कुछ इसके अंदर चेंजेज होते हैं जो वो इसीलिए इसको अलग करते हैं कुछ और बैक्टीरिया जो होते हैं उन स्ट्रक्चर से, तो इसीलिए इसको अलग से स्टडी किया जाता है। डिजीज कॉज्ड बाय द माइकोप्लाज्मा, जब से हम बात कर रहे हैं कि क्या डिजीज कॉज करता है, माइकोप्लाज्मा डिजीज कॉज करता है, पैथोजेनिसिटी होती है, तो वो पैथोजेनिसिटी क्या इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो उसकी स्पीसीज क्या है, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलिया, जो आर्थराइटिस, कोरोनिक, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि वो डिजीज क्या क्या कॉज करते हैं। जैसे हमारा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, इसका पता होना चाहिए कि निमोनिया कॉज करता है। और हमारा जैसे जेनिटेलिया है, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम है, जो वो सबसे स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा है, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, इसकी स्पीसीज का पता होना चाहिए। माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंस है, ये आर्थराइटिस और जो ये फैटीग सिंड्रोम्स हैं ये कॉज करते हैं। माइकोप्लाज्मा सेल्वेरियम है, आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है अभी तक, ये तीनों में हमने स्टडी किया तो आर्थराइटिस है जो वो ज़्यादा कॉज कर रहा है। जो हमारे जॉइंट पेन्स होते हैं वो सब चीज़ें। आई एंड ईयर इन्फेक्शंस इसमें अलग से होते हैं सेल्वेरियम में, क्योंकि सलाइवा के नज़दीक है, जो सलाइवा हमारा माउथ से रिलीज होता है, इन ग्लैंड्स के पास ही हमारे आइज़ और ईयर्स होते हैं। माइकोप्लाज्मा होमिनिस जो हमारा इनफर्टिलिटी कॉज करता है, वेजिटेनिलिस की कॉज करता है। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया है, एज यूजुअल न्यूमोनिया इसके पीछे लिखा हुआ है, इससे हमें पता चल जाता है कि न्यूमोनिया कॉज करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजीज या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके जो स्पीसीज होते हैं उनके नाम से हमें ये पता चल जाता है कि किस टाइप का ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई है, जैसे जेनिटेलिया, जेनिटेलिया वर्ड किससे रिलेटेड होता है, जेनिटल से। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे जो सिस्टम होते हैं जेनिटल वर्ड उसी के लिए यूज किया जाता है। तो यूरोजेनिटल इन्फेक्शन और इनफर्टिलिटी जो है उनके अंदर कॉज करता है जेनिटेलिया। ऐसे न्यूमोनाई है तो न्यूमोनिया है जो न्यूमोनिया जो स्पीसीज है उससे कॉज होता है। अस्थमा है, और अस्थमा भी क्या होता है हमारा सांस लेने की डिजीज है, और हमारा न्यूमोनिया भी क्या सांस लेने की एक प्रॉब्लम है। तो उसके साथ और जैसे हमारा सांस अच्छे से नहीं आएगा तो हमें धीरे धीरे क्या रेस्पिरेटरी डिजीज और हार्ट की प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। इनकॉन्टियस और द पेनिट्रेंस जो हमारा यूनोजेनिटल इन्फेक्शंस है वो कॉज करते हैं। पायरम जो होता है वो भी यूनोजेनिटल इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। माइकोप्लाज्मा फिक्सियम, लिपोफियम और द मकले, ये सारे क्या हमें जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज हैं वो कॉज करते हैं। हम इनमें देखते हैं कि जैसे हमें पैथोजेनिसिटी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में कॉज करता है और इसकी पैथोजेनिक स्पीसीज ही ज़्यादा है कि इसके अंदर, इसीलिए माइकोप्लाज्मा को पैथोजेनिक कहा जाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जेनिटेलिया और जो न्यूमोनाई है इसके ऊपर वर्कआउट होता है और इसको ही सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये सभी क्या है इसके अंदर जो पैथोजेनिसिटी है, जो इसकी स्पीसीज हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैथोजेनिसिटी या फिर इनके जो फंक्शंस हैं कि कहाँ कहाँ किस ऑर्गेनिजम्स को, किसी ऑर्गन्स को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, तो वो सब इसके अंदर देखा गया। इन्फेक्शंस कॉज बाय द माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई, सबसे ज़्यादा न्यूमोनाई है जो हम उसकी बात कर रहे हैं अभी तक, या फिर जेनिटेलिया है उसकी। तो सबसे पहले जो माइकोप्लाज्मा है उसकी खोज हुई थी और उसी के बारे में हम देखते हैं कि कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है। एक छोटा सा जो हमें आपको इसे बताएंगे कि छोटी सी जो स्टडी है उसके बारे में आपको सिर्फ इसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से करता है। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स के अंदर क्या हमारी एल्वेलाइज होती हैं और एल्वेलाइज के अंदर ही क्या है माइकोप्लाज्मा जाकर अफेक्ट करता है। जो हमारी एल्वेलाइज होती हैं उसके साथ ही एडहेशन प्रोटीन्स होते हैं, उनके साथ इनकी इसके साथ जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके साथ ये चिपक जाता है, उसके साथ एडहेर हो जाता है। ये प्रोटीन्स इसको वहाँ पर एडहेर कर देते हैं। एडहेशन प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो इसको चिपकाने का काम करते हैं, यहाँ पर इसके साथ इसको बाइंड करवाने का काम करते हैं और बाइंडिंग के बाद ही क्या ये अपना एक प्रोसेस स्टार्ट करता है। आपको इतना सब कुछ स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताया गया है। जैसे यहाँ पर फिर क्या करता है, ये धीरे से अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है, फिर हमारे टी सेल्स और बी सेल्स को इफेक्ट करना स्टार्ट करेगा। एल्वियोलाइज के अंदर मैक्रोफेजिस स्टार्ट कर देगा, जो क्या करते, मैक्रोफेजिस क्या करती हैं, अपनी सेल्स को खाना स्टार्ट कर देती हैं। और फिर इस तरीके से क्या करती हैं ये जो ट्रांस एंडोथीलियल सेल माइग्रेशंस ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, ये हमारी जो एल्वियोलाइज की
बाउंड्रीज होती हैं, जो उसकी एक मेम्ब्रेन्स होती हैं, उन मेम्ब्रेन्स को खाना स्टार्ट कर देंगे, जिससे एल्वेलाइज रप्चर हो जाएंगी और हमें निमोनिया कोज हो जाएगा कि हम अच्छे से रेस्पायर नहीं कर पाएंगे। उसकी जो सेल्स होती हैं, सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी, और सेल डेथ जैसे ही स्टार्ट होती है तो जितना नंबर होता है हमारे अंदर एल्वेलाइज का वो कम हो जाएगा, और कम होगा तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होंगी, ब्रीदिंग्स अफेक्ट होंगी। ब्रीदिंग्स जैसे जैसे अफेक्ट होती जाएंगी तो हमें इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होते होते क्या है, निमोनिया स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शंस कहाँ होता है, उसके अंदर, एल्वेलाइज के अंदर। ये सिर्फ आपको एक जर्नल स्टडीज़ के लिए दिखाया गया था कि कैसे होता है उसके अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स। माइकोप्लाज्मा के बारे में इतना ही, एक छोटा सा टॉपिक है, इतनी ही इन्फॉर्मेशन इसके लिए ज़रूरी थी। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।